अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, एक तो पता नहीं है रिकॉर्डिंग वाले बच्चे ये क्लास कब सुनेंगे, तब तक तो मर जाएंगे परेशान हो के। इन्वेंटरी मैनेजमेंट के ना 12 लेक्चर्स अपलोड हुए होंगे और भाई जो होता है देखिए अल्लाह की खैर ही होती है उसमें। बीमार हो गया था, हो जाते हैं इंसान, तो अब उस पर दिल में आया कि कोई लेक्चर अपलोड कर देता हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा अच्छा हो गया। ये जो लेक्चर मैंने लास्ट टाइम लिए थे ना, ये मैंने नो होमवर्क पॉलिसी पे लिए थे, यानी मैंने ये लिए ही इस तरह से कि चूंकि एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा रहा हूं तो होमवर्क कहां एक्स्ट्रा दूंगा, तो इस क्लास में ही था जो था, इसीलिए शायद से 12 लेक्चर लगे थे, वरना तो ये शायद मैं 8 में करा देता। होमवर्क ना देने की वजह से सारे पॉइंट्स जो होमवर्क में डिस्कस कराने थे वो सब क्लास में ही करके उन्हीं में डिस्कस कराए, तो इसलिए सिर्फ 12 लग गए थे। तो अगर आप ये लेक्चर्स ढंग से ले भी लेते हैं, सिर्फ सुन नहीं मतलब नोट करना, तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा टॉपिक तैयार। और इस दफा वाला सवाल इसका अखीर मुश्किल था, और अखीर मुश्किल इसलिए था क्योंकि एक बहुत डिफरेंट स्टाइल से पूछा हुआ था, वो भी एक्चुअली C5 का सवाल कॉपी किया हुआ था। तो नहीं, क्योंकि बाकी पेपर आसान था ना, तो बाकी पेपर बैलेंस है ना। प्रोसेस कॉस्टिंग का 20 नंबर का सीधा सीधा सवाल था, ओवरहेड का इंतहाई आसान सवाल था, पता नहीं 15 नंबर का है, 16 नंबर का। और चलो कोई वजह हो गई होगी, हो जाते हैं, इंसान रह जाता है पेपर में, लेकिन इसका बहुत मुश्किल सवाल था। बाकी वो मेक और बाय चीज पढ़ानी है वो बहुत आसान था। तो उस सवाल को ना मैंने जिस फॉर्मेट से ये सिखाए हुए हैं उसी फॉर्मेट पे बना के, फिर ये था स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 2 था मेरे ख्याल में, 2 था या 3 था, ये मैंने कल ग्रुप में शेयर भी कराया होगा। सॉल्यूशन देखें, कोई आया है स्प्रिंग 23? ये ऑनलाइन वाले बच्चों के कोर्स में रख दिया मैंने। तो ये सॉल्यूशन जो है ना, मैंने अपने फॉर्मेट पे, जिस फॉर्मेट से मैंने ये सिखाए हुए हैं ना, इसमें प्रोबेबिलिटी ये चीज होती है, जिस फॉर्मेट में मैंने ये सिखाए थे, जिस फॉर्मेट पे प्रैक्टिस कराई थी, उसी फॉर्मेट पे बना के फिर ये स्प्रिंग 23 वाला सवाल डाला हुआ है। तो वो उस फॉर्मेट पे होगा तो फिर आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन वैसे वो डिजाइन बहुत मुश्किल तरीके से हुआ हुआ था। अदरवाइज इस टॉपिक को जब आप अच्छी तरह कर लेंगे तो ये मतलब अच्छे खुश टॉपिक में से। अब रहा मसला कि आप उनको लेंगे कैसे। अगस्त का इंतजार करेंगे तो नहीं होगा। एक तो फिलहाल ये कर सकता हूं कि इस संडे को फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं करूंगा, ताकि आप इस संडे को भी यूज करें ना, और अभी से ना टाइम टेबल बना के लेक्चर्स को लें। अगर आप इनको अभी नहीं कवर करेंगे तो ये बेटे आपसे नहीं होंगे अगस्त में। और अभी रफ है, शायद अगले वीक में प्रॉब्ली एक सेशन करें हम लोग कि ये आखिरी महीना किस तरह से टाइम मैनेज करें, और अगस्त का महीना कैसे टाइम मैनेज करें। हम 2-3 टीचर्स मिलकर ना, जो आपके ये ग्रुप ये, तो अभी इस पे सोचा है, अभी शायद इस पे कुछ सेशन कर सके अगले वीक में, कि आप लोग ये रिमेनिंग टाइम कैसे गुजारें, इसको किस तरह इफेक्टिवली करें। तो चलो खैर, वो तो सारे लोग लेते भी नहीं इस तरह के सेशन, लेकिन अभी जितने भी आपके पास टाइम बचा है, अच्छा खींचतान तो बेटे आपको ही करनी पड़ेगी। कोई सोने में से कोई टाइम निकालना पड़ेगा, कोई वॉशरूम में से टाइम पीछे करें, कोई सोने का टाइम कम करें, कोई खाने का टाइम कम करें, मोबाइल का बहुत सारा फालतू टाइम मिल जाएगा आपको, उसको कम करें, और रोजाना की रूटीन बना के कोशिश करें कि इंक्लूडिंग दिस संडे कुछ 3-4 जिसके जितने भी पेपर हैं, 3 पेपर वाला है, 4 पेपर वाला है, वो अकॉर्डिंगली इनको कवर कर ले। हो सकता है कुछ सिर्फ 2 पेपर वाला हो, वो 3 दिन के अंदर ये कर दे। होमवर्क नहीं दिया था इसमें, मैंने सब क्लास में किया था। किसी के 3 पेपर हैं, 6 दिन में कर ले, 4 दिन में कर ले, 8 दिन में कर ले, लेकिन कर अभी इन अगले 8-10 दिन के अंदर ले, तो फिर ये हो जाएंगे, वरना अगस्त में आपको टाइम नहीं मिलेगा इनका। और अब उसका फायदा क्या होगा? फायदा खैर क्या होगा, एक तो वो जो 4 दिन मिस हो गए थे उसको कंपनसेट किया, और ठीक है वो जो बहुत मर के 5 अगस्त तक करना था, खुशी खुशी इंशाल्लाह 5 अगस्त तक कर लेंगे। इससे रिलेटेड और आपने कुछ पूछना है तो पूछे। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये मैंने लास्ट टाइम जो लेक्चर्स पढ़ाए थे उनको अपलोड कर दिया। हाँ, वो एक और मासूम सवाल के रिकॉर्डिंग वाले किसी बच्चे ने पूछा था कि अब आप, ये तो ठीक है बीमार से, तो आपने पुराने वाले लेक्चर अपलोड कर दिए, तो नए दोबारा पढ़ाएंगे? मतलब दोबारा थोड़ी पढ़ाऊंगा, वो इसीलिए अपलोड किया ना, दोबारा वो फिर पढ़ाने होते तो इनको अपलोड क्यों करता। हाँ, अगर आपने इनको कर लिया अच्छे तरीके से और इसमें आप लोगों को कुछ सवाल वगैरह हुए, तो मैं कोई एक क्लास मेकअप रख सकता हूँ, मेकअप नहीं डिस्कशन क्लास रख सकता हूँ, क्योंकि जो फिजिकल पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो उनके हो सकता है कुछ सवाल हो, अगर होंगे तो ठीक है कोई एक डिस्कशन क्लास रख लूंगा। अदरवाइज ये दोबारा बेटे थोड़ी पढ़ाऊंगा, ये तो पढ़ाए में, और सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, मेरे पढ़ाने में कोई चेंज नहीं है। रही बात इस सवाल की, वो मैंने वैसे ही अपना सॉल्यूशन स्टाइल अपने फॉर्मेट पे बना के दे दिया, तो ये तरोताजा ही है लेक्चर आपके लिए है क्या? नहीं, मैंने तब सिर्फ नोट्स ही लिखवाए थे ना, और वो जो मैं सवाल तब पहले कराता भी था ना, तब भी मैं उसको पैक की बुक से नहीं कराता था, मैं उसको अटेम्प्ट बता के कराता था। तो अब मैंने चूंकि सारे अपने बुक में डाल दिए, इसलिए मैं अपने बुक के क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहले मैंने अटेम्प्ट बताए होते थे, तो अटेम्प्ट के नाम से बोले होंगे, अटेम्प्ट तो भी लिखी होगी। हाँ, ये वैसे एक अच्छी बात है, मैंने हो सकता है पैक की बुक का क्वेश्चन भी बोला हो, वो उन बच्चों को बोला होता होगा जिन्होंने पैक की पुरानी बुक खोली होती होगी, लेकिन साथ मैंने अटेम्प्ट भी बोली होती है, तो आप उस अटेम्प्ट का, बल्कि क्वेश्चन का नाम भी इवन के बोला होता है, तो वो आप उस तरह से लोकेट कर लेंगे क्वेश्चन। बाकी सारा कुछ तो लिखवाया ही हुआ है लेक्चर नोट्स में। ले लिया लेक्चर, शुरू किए आधा लेक्चर के टॉपिक, आधा के पहला लेक्चर आधा को 3-4 से आगे पहुंचा है, तो समझ आ रहा है?
इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड और किसी के कंफ्यूजन बेटा है तो बताएं, फिर मैं आगे चलूं के सीवीपी के आने लगा शुरू और डिसीजन मेकिंग, वो तो एक दो संडेज की मार है बस। जुलाई के एंड पे नहीं, मैंने अगस्त का 5 तारीख कहा था, यानी 31 जुलाई होगी मेरे ख्याल में, मंगल को शायद, तो वो पूरा वीक आ जाए ना जी। क्या हो गया आपको, कब तक खत्म चाहिए? सीवीपी करके चले जाना या पूरा कोर्स पढ़ना है? हाँ तो बस जब सारा होगा तो हो जाएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई परेशानी किसी की? लेकिन ये मैं कहूंगा कि आप ना इसको जल्दी प्लान करें, ज्यादा देर ना करें इसमें, इसलिए मैं इस संडे को फिर नहीं कर रहा कॉस्ट की क्लास, पार्टियां करने के लिए नहीं टाइम दे रहा, आप ताकि इसको कवर करें मैक्सिमम पॉसिबल। अच्छा, वेरियस खत्म तो हो गया था, लेकिन उसके ना सवालों में एक दो स्टाइल हैं जो मैंने आपको बताने थे। तो वेरियस में जहां तक पहुंचे हुए हैं रजिस्टर में, जहां भी सवालों के एतबार से ना दो स्टाइल और बताने, तो उनमें से एक बता के उसका एक आसान सा होमवर्क दे देता हूं, छोटा सा। आसान होमवर्क से मेरी मुराद यह है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर्स है, सिर्फ फार्मूले में डालनी होती है, इसलिए आसान कह रहा हूं। अच्छा, वेरियंस खत्म है, सिर्फ ना सवालों के अंदर कुछ दो और वैरायटियों के स्टाइल हैं, वो बताना चाह रहा हूं मैं उनकी। हाँ, हेडिंग ही दे लेना, पहले बात समझ लें फिर उनकी हेडिंग दे लेना। अगर स्टैंडर्ड कार्ड में क्या हुआ, अगर स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर मटेरियल लिखा हुआ है 8 kg और लेबर लिखी हुई है 3 hours और एक्चुअल डाटा ये हुआ कि प्रोडक्शन हुई 4000 यूनिट्स, तो SQ कैसे निकाले? 4000 इंटू 8, 32,000 रुपीज, यूनिट्स, बंदे, कुर्सियां, केजी। क्यों? ये क्या है? अच्छा, ये बचपन में आपको मैंने बताया था कि जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होता है तो उनके यूनिट्स के साथ भी हो रहा होता है। तो ये 8 क्या चीज है? केजी पर यूनिट, और 4000 क्या है? यूनिट्स, तो इसलिए ये केजी बन रहा है। अच्छा, SH कितने? 3 इंटू 4000, 12000 क्या? क्यों हो गए यार? क्योंकि ये है R पर यूनिट और ये है यूनिट्स, तो R रह गए। अच्छा, एक बात ना वो पिछली क्लास में कहीं बताई थी, और जिन्होंने नहीं लिखी हुई वो इस बात को दोबारा सुने और फिर एहतियात से लिख लेना। हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में जितने भी सवाल पढ़े थे प्रोसेस 2 के केस 3 के अलावा, उन सब में प्रोडक्ट की मेजरमेंट और मटेरियल की मेजरमेंट सेम होती थी। इतने किलो दूध, इतने किलो चीनी, इतने किलो मैदा, इतने किलो फलाना, इतने किलो फलाना इज इक्वल टू इतने किलो मिठाई प्रोडक्ट, इतने लीटर केमिकल ए, इतने लीटर केमिकल बी इज इक्वल टू इतने लीटर प्रोडक्ट। तो जितने सवाल भी प्रोसेस कॉस्टिंग में किए थे उन सब में प्रोडक्ट भी और मटेरियल भी सेम क्वांटिटी होती है। लेकिन वेरियस में आज तक जितने सवाल किए उनमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिफरेंट होती है, मटेरियल की क्वांटिटी डिफरेंट होती है। ये क्या है? 4000 किलो, 4000 यूनिट्स है। अच्छा, यूनिट्स की जब बात की जा रही है 4000 यूनिट्स, तो मतलब ये गिनी हुई चीज है बस, इतने। जैसे हो सकता है ये बॉक्सेस है, 4000 बॉक्सेस, 4000 चेयर्स, 4000 बैग्स, 4000 फुटबॉल्स, 4000 जैकेट्स। तो प्रोडक्ट जस्ट तादाद में मैयर हो रहा है, और जो उसमें डलने वाला मटेरियल है वो केजीज में है। तो हम लोग फिर क्वांटिटी स्केड्यूल और ईपी और ये सब किसके एतबार से बनाते हैं? प्रोडक्ट के एतबार से। ठीक है, मैंने बात की हुई है पहले, है ना, की हुई है। आज तक जितने सवाल किए थे ना उनमें जो स्टैंडर्ड कार्ड दिया होता था वो पर यूनिट दिया होता था। हो सकता है सवाल में पर यूनिट ना दिया हो, जो लोग लेट आए थे या होश में लेट आए हैं। वेरिएंस खत्म करा दिया मैंने, सिर्फ सवालों में एक स्टाइल है डिफरेंट तरह का, वो हो सकता है 2 तरह की चीजें, बस वो बताने लगा। एक अभी बताऊंगा, इसका एक आसान सा, बहुत आसान सा सवाल होमवर्क दूंगा, अगर वो कल कराए तो फिर कल दूसरा बता दूंगा। स्टैंडर्ड कार्ड अब तक हमने जितने सवाल किए हैं वो 1 यूनिट का दिया होता है, नहीं दिया होता तो हम खुद बना लिया करते थे, बजट दिया होता था, और उससे फिर हम लोग SH SQ ऐसे निकाला करते हैं।
अब अगर सवाल में वैरायटी हो गई कुछ ऐसी, स्टैंडर्ड कार्ड फॉर 400 यूनिट्स, जैसे मिसाल के तौर पे खाने पकाने के एतबार से अगर किसी चीज की कोई रेसिपी हो ना, कभी घर में अम्मी से बहन से पूछ के देखना, या अगर आप हॉस्टल में खुद पका लेते हैं तो खुद ही पता होगा, किसी भी चीज की अगर खाने की रेसिपी है ना, तो उन्होंने जो भी रेसिपी सोची होगी कि इतने चम्मच ये इतने चम्मच ये, वो सोची होगी लेट से अगर 6 लोगों का खाना है तो, यानी वो पर बंदे के हिसाब से नहीं सोची होती रेसिपी, वो एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से सोची होती है। तो अगर बिजनेस ने स्टैंडर्ड कार्ड एक यूनिट का नहीं बनाया हुआ, फॉर सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हुए, ये भी हो सकती है सवाल की वैरायटी। अब इस सवाल में स्टैंडर्ड कार्ड पढ़ के पता चल रहा है कि हर 400 यूनिट्स बनाने के लिए इतने किलो मटेरियल, इतने घंटे लेबर, हर 400 यूनिट्स बनाने के लिए हर यूनिट पे 8 किलो नहीं, 400 यूनिट्स के लिए 8 किलो, 8 किलो लगाएंगे 400 समोसे बन जाएंगे। तो ये 400 यूनिट्स का स्टैंडर्ड है, 4000 यूनिट्स बनाए। अब एसक्यू कैसे निकलेगा? अब एसक्यू अब एसएच कैसे निकलेगा? पहले 8 को 4000 से क्यों कर लेते थे? क्योंकि एक के लिए इतना, तो फिर 4000 के लिए कितना? अब क्या करें? डिवाइडेड बाय 400, बस ये फर्क पड़ेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि 400 के लिए इतना है, ये क्या कह रहे हैं फिर हम? एक के लिए कितना है, तो वही पिछली वाली बात बन गई, इंटू 4000। तो अगर आपको स्टैंडर्ड दिया गया है एक से ज्यादा यूनिट्स के लिए, तो एसक्यू और एसएच निकालने के लिए जो पहले किया करते थे, अब क्या नया करना है? किससे डिवाइड कर दें? हमेशा 400 से, जितने यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो इसकी हेडिंग कुछ ऐसी, यही हेडिंग बना ले कि अगर स्टैंडर्ड कार्ड एक से ज्यादा यूनिट्स का दिया हो, तो अगर स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट नहीं है, एक से ज्यादा यूनिट्स का दिया हुआ है, तो क्या एस क्यू एस एच फार्मूला ही बना देता हूं। चले, ये 8, ये 3, ये क्या है? ये ठीक है बात? ठीक है, 3 और 8 को कहा मैंने, ये मैंने 3 या 8 को कहा है, इनटू 4000 को कह लेते हैं एक्चुअल टोटल प्रोडक्शन, डिवाइड बाय 400 क्या है? टोटल यूनिट्स फॉर विच स्टैंडर्ड कार्ड इज गिवन। ठीक है, ऐसे चलें, ये बना लिया फार्मूला कि ये डिवाइड बाय 400 नहीं समझ आया, तो मैंने उसी को अंग्रेजी में लिखा। ये वो टोटल यूनिट्स हैं जिनके लिए स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है, टोटल यूनिट्स फॉर विच, जिनके लिए स्टैंडर्ड कार्ड इज है गिवन, दिया, यानी जितने यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड कार्ड बना के दिया हुआ है। अब सिर्फ नया ये है, जो पहले एसएच एसक्यू निकाला करते थे, ये वही है, बस हम नया काम क्या किया कि इनसे डिवाइड कर दिया। अच्छा, इस वैरायटी के लिए सवाल ऑटम 11 है, पेलिकन के नाम से, और मेरी बुक में ये पेज 190 पे क्वेश्चन नंबर 16। इसके लिए ये बिल्कुल आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होमवर्क है, क्योंकि इसी का एक मुश्किल होमवर्क है, वो मैं आपको मंडे को दूंगा होमवर्क, इसलिए पहले मैं एक आसान सा होमवर्क दे रहा हूं। मुश्किल होमवर्क स्प्रिंग 19 से, वो मंडे को कहूंगा करने को।
ये बात समझ आई? चले ये इतना ही कह लें, एक वैरायटी और बतानी होगी तो एक पेज उसका और छोड़ लें, जितना पेज इस पे लगाना क्या एक ही लगा होगा, इतना ही पेज और छोड़ के बस वेरियस खत्म। बाकी अगर कोई होमवर्क मजीद वो भी इसी रजिस्टर पे करता है तो उसमें और होमवर्क तो मैंने देना ही है अभी। मेरे बताने वाला बस एक पेज छोड़ लें, उसके अलावा वेरियस बस खत्म। मैंने आपको वेरियस वाले चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन भी साथ साथ बताया था। एक शुरू में वो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड बताए थे और एक ये रीजंस बताए थे। ठीक है, बता दूं? अच्छा, एक चैप्टर है कॉस्ट, ये ना लिखना भी बेशक, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और अल मशहूर सीवीपी। मेरी बुक में है ये चैप्टर 11। लेकिन इस चैप्टर में ना कुछ कैलकुलेशंस में काम आना है। तो मैं जैसे किसी भी चैप्टर को ऑफिशियली ऐसे शुरू करता हूं कि उसकी कहानी बता के उसमें कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने कुछ टुकड़ों में तोड़ा हुआ है, तो उस तरह फॉर्मली स्टार्ट करूंगा। लेकिन पहले ना आपको मैं कुछ कैलकुलेशंस कराना चाह रहा हूं, फिर वो करके हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आपकी मर्जी, अगर आपने चैप्टर की हेडिंग देनी है तो दे दें, वरना मैं जो कह रहा हूं उसको मैं आपको ना कुछ प्री सीवीपी कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। तो आपने सीवीपी की हेडिंग देनी है, मर्जी आपकी दे दें, लेकिन मैं आपको सीवीपी चैप्टर शुरू कराने से पहले कुछ कैलकुलेशंस करा रहा हूं, वो इस चैप्टर में काम आएंगे। अच्छा, ये ना कोई ऑफिशियल टॉपिक नहीं है प्री सीवीपी। आप कहिए मैंने पहले उन टीचर से पढ़ा था, उन्होंने तो कोई चैप्टर नहीं करा था, कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही कहा, बस मैं कह रहा हूं बस सीवीपी से पहले कुछ चीजें करा रहा हूं, बस उसको मैंने प्री सीवीपी कह दिया। वैसे ऑफिशियली ये चैप्टर शुरू करना है मैंने, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। तो इस चैप्टर में एंटर होने से पहले आपको कुछ कैलकुलेशंस करवा रहा हूं, काम आएंगे इस चैप्टर में। सवाल लिखे। अच्छा, अभी 2-3 सवालों से ना आपको मैं 2 कंक्लूजन बताऊंगा, जिनमें से एक पहले बताई हुई है, बस रिवीजन के लिए दोबारा बताऊंगा, और एक नई बात बताऊंगा। ये दोनों बातें इस चैप्टर में बहुत होंगी सवालों में। 2022 का डाटा लिखे, ये डाटा 2022 का है, 2022 का एक डाटा बता रहा हूं। प्रोडक्शन 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स। टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, 300,000, 3 लाख रुपए। और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, 40 रुपए। रिकॉर्ड है आपसे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर 2022, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर 2022।
ठीक है, डन। कितनी? 7। सही है। तो टोटल कॉस्ट निकाली 3 लाख, तो फिक्स ही है, प्लस 40 पर यूनिट थी, तो इंटू 12,000, 780। इसमें किसी को मसला हो तो शर्म से मर जाए, लेकिन मरने से पहले पूछ लें। चले को मसला है किसी को तो पूछ लें। है? नहीं है ना मसला? अगला सवाल लेके। अच्छा, जो अगला सवाल है ना, ये पिछले सवाल की कंटिन्यूटी है, यानी कंटिन्यूइंग फ्रॉम पिछला क्वेश्चन। अगला सवाल अब पिछले की कंटिन्यूटी है और 2023 का डाटा बताने लगा। अच्छा, ये भी लिखना बात कि कंटिन्यू ही हो रहा है, पिछले सवाल की कंटिन्यूटी है और 2023 का डाटा बता रहा हूं। फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%। फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%। किससे 10%? क्या मतलब? जो 22 में था अब 23 में उससे 10% महंगी होगी। वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 8%, 8%। और प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय 5%। वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%, वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 8% और प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय 5%। 2023 की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालें। जी डन। कितना आंसर आया? 87। अच्छा, यानी आपने किया 3 लाख को 10% महंगा कर लिया और 40 को महंगा किया कितना? 1.08। ये इनफैक्ट हमने बनाई है 2023 की टोटल फिक्स कॉस्ट ना, वो तो दी 22 की हुई थी तो उसको महंगा करके 23 बना ली। ये 2023 की पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट बनाई, फिर इसको मल्टीप्लाई किया यूनिट से, वो दिए हुए थे 12,000, लेकिन इस साल 12 से ज्यादा होंगे, 0.5। तो ये 22 की टोटल फिक्स कॉस्ट, ये 23 की टोटल फिक्स कॉस्ट है। 22 की पर यूनिट वेरिएबल थी, 23 की पर यूनिट वेरिएबल है। 22 के यूनिट है, 23 के यूनिट है। तो इसका ना आप मुझे अलग अलग बताइएगा। 330 4 नहीं, इसका बता दें, इसका 544 बताइए जी, इसमें बताएं मुश्किल।
ये ठीक है सब सारे। तीसरा सवाल लिखें। अच्छा अब इस तीसरे सवाल में ना मैं डेटा यही लूंगा लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल से पूछने लगा हूं। तीसरा सवाल लिखें। अब ये कंटिन्यूटी नहीं है, अलग एक अलग सवाल है। दो 2022 का डेटा लिखें। तीसरा सवाल है अब 2022 का डेटा। टोटल फिक्स कॉस्ट 300,000 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 480,000। यही बोला है, टोटल फिक्स कॉस्ट 300,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 480,000। अच्छा एक चीज मैं उम्मीद करता हूं नहीं, अच्छा ऐसी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं, ये जो मैंने भी क्वेश्चन 2 में कहा कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, इन्फ्लेशन इसी को कहते हैं, पता है ना? और ये जो यूनिट्स कहा था प्रोडक्शन 5% बढ़ जाएगी, इसको नहीं इन्फ्लेशन कहते, ये पता है ना? इन्फ्लेशन खर्चे के महंगे होने को कहते हैं, आबादी के बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं कहते, यूनिट्स के बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं कहते, तो इन्फ्लेशन जो खर्चों के महंगे होने को कहते हैं, ठीक है ना? 2022 में मैंने लिखवा दिया फिक्स कॉस्ट। ओके 2023 का डेटा लिखे। 2023 का डेटा फिक्स्ड कॉस्ट इन्फ्लेशन 10%, वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन 8%, प्रोडक्शन ग्रोथ 5%। मैंने आपको 40 रुपए भी नहीं बताया और 12,000 यूनिट्स भी नहीं बताए। रिक्वायरमेंट सेम है। 2023 की टोटल कॉस्ट बता दें। 2023 की टोटल कॉस्ट करें। यार इसमें भी कम लोग हैं क्यों? 11 लोग क्यों? यार टेस्ट खत्म कर दिया हम, है टेस्ट बस सेशन एंड खत्म। ये 11 लोगों ने टेस्ट दिया है, पिछला वाला क्यों? वही जैसे अरमान रीजन था। कौन सा था ये? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। सुहेब खालिद 15 आउट ऑफ 15, ठीक है शाबाश। ताहा हसन हमीद भट्ट, अब्दुल मोहसी, हमजा आफ्ताब और शाहजेब खान 13.5, ठीक है शाबाश। मोहम्मद उमर, ये क्या है? रेहा से सादी अहमद 12, अनस बिन साबिर, ये कौन है? ले गए थे, ठीक। हाँ भाई डन। मुझे तो कोई मसला नहीं, मुझे तो कोई अचानक ही याद आता तो आता है, वैसे तो कोई नहीं, ठीक। अच्छा ने 3-4 नाम नहीं भी बोले। डन। हाँ भाई क्या आंसर? 848 आंसर तो यही होगा, आंसर यही आएगा। अच्छा चले मैंने बता दिया आंसर यही आएगा, ढूंढे अब देखें कैसे यही आएगा। ट्राई तो किया करें ना सारे, ये सामने मैंने सारा खोल के इसको किया हुआ है, इसी पे गौर करें, इसी में अच्छा चलिए बताता हूं।
ये 8% और 5, तो क्यों इसको 13 कर लें? नहीं, 8% भी बढ़ाना है, इसको 5% बढ़ाना है, तो 13 ही बढ़ा लेते हैं दोनों को। नहीं, 13 नहीं, ये प्लस थोड़ी हो रहे हैं आप इसमें। अच्छा, अब ये जो इस वक्त मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि अब ये बात समझाने लगा हूं, ये सामने लिखा समझ आएगा तो अगली बात समझ आएगी। ये समझ आ गई, पक्की बात है। ये क्या किया है, इसका आंसर क्या चीज बनेगी? ये वो 2023 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और ये क्या किया, 2023 के यूनिट्स हैं, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स, ये करके हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली हुई है। अच्छा, अगर मैं किसी को बुरा लगाओ, अभी भी एंड आंसर ये बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि चारों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 2 की जगह इधर कर दें, 2 की इधर कर दें, वो तो चारों मल्टीप्लाई रहे हैं, तो अभी भी इसका आंसर यही बनेगा कि नहीं? यही बनेगा। ये क्या चीज है? ये 480 है। तो अगर हमें 40 और 12 नहीं बताया हुआ, 480 बताया हुआ है, तो भी काम चल जाएगा? नहीं। देखें, जब हमें 40 और 12 अलग अलग बताया हुआ था ना, तो ये 2022 के थे, हमें इसको भी महंगा करना था, तो 23 का रेट आ जाता 43.2, और ये 22 की प्रोडक्शन थी, 23 की प्रोडक्शन इससे ज्यादा थी, तो हमें इस प्रोडक्शन को बढ़ाना था, तो ये आंसर आ जाता 12। ये करेंगे तो ये निकलेगा 544320। ये मैंने सारा कुछ इधर सब लिख के दिखा दिया था, वरना असल में क्या किया था, इस 22 की 40 को महंगा किया ताकि 2023 की वेरिएबल पर यूनिट निकले, और 22 के यूनिट्स पता थे उनको बढ़ाया तो 23 के यूनिट्स पता चले। किया पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई है, लेकिन मैंने सारा कुछ एक ही कैलकुलेशन में करके दिखा दिया था। फिर मैंने अब क्या किया, इनकी जगह बदल के दिखाया, तो जगह बदलने से भी ये 544 ही रहेगा ना। इससे मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि अगर आपको 40 और 12 नहीं पता, 480 पता है, तो अगर 480 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई कर लें तो भी वही आंसर बन जाएगा, है ना कि नहीं? अच्छा, अब 2 कंक्लूजन बताने लगा हूं, ये दोनों काम इस चैप्टर के सवालों में काफी ज्यादा होंगे। एक तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन चलें दोबारा बताता हूं। इन तीनों सवालों के 2 कंक्लूजन बता रहा हूं, ये आपको सीवीपी के चैप्टर में काम आएंगे। इनमें से पहला मैंने पहले भी बताया हुआ है, बस रिवीजन के लिए कहने दोबारा बता रहा हूं। अगर एक ईयर की कॉस्ट दी हो और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके अगले ईयर की कॉस्ट बनानी हो, अगर एक ईयर की कॉस्ट गिवन है और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके अगले ईयर की कॉस्ट बनानी है, अगर एक ईयर की कॉस्ट गिवन है और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके अगले ईयर की कॉस्ट बनानी है। अच्छा, ये बात बचपन में बताई हुई है ना कि फिक्स कॉस्ट एक टोटल का कॉन्सेप्ट है और वेरिएबल एक रेट है, सही है। तो फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन टोटल फिक्स कॉस्ट पे लगेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे लगेगी। तो के बाद दोबारा बता रहा हूं, तो के स्पेलिंग आते हैं, तो के बाद बता रहा हूं दोबारा, तो के बाद दोबारा बता रहा हूं। फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन टोटल फिक्स कॉस्ट पे अप्लाई होगी, और वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे अप्लाई होगी। ये मैंने वो चीज लिखाई है जो मैंने क्वेश्चन 2 में करवाई है आपको। इन 3 में से जो क्वेश्चन 2 में करवाया ना, ये मैंने वो वाली बात लिखाई है कि अगर 1 साल की कॉस्ट है और हम इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करके अगले साल की कॉस्ट निकालना चाहते हैं, या इवन के पिछले साल की भी हो सकती है, जैसे वो मार्जिन के भी सवालों में किया था, तो जो फिक्स कॉस्ट है उसकी इन्फ्लेशन टोटल फिक्स कॉस्ट पे लगेगी, और जो वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन है वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पे लगेगी। ये तो थी पुरानी बात, ये तो मैंने फिर भी दोबारा बता दी। अब दूसरी बात लिखिए, ये दोनों कंक्लूजन हैं, ये सीवीपी के सवालों में काम आएंगी बातें। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, अगर एक ईयर की टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है, अगर एक ईयर की टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है, और हम एडजस्टमेंट करके अगले ईयर की टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंचना चाहते हैं, तो अगर एक ईयर की टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और हम एडजस्टमेंट्स करके अगले साल की टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंचना चाहते हैं,
तो टोटल फिक्स कॉस्ट पे सिर्फ इन्फ्लेशन अप्लाई होनी है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे इन्फ्लेशन भी अप्लाई होनी है और क्वांटिटी चेंज का इफेक्ट भी अप्लाई होना है। टोटल फिक्स कॉस्ट पे सिर्फ इन्फ्लेशन अप्लाई होनी है, जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे इन्फ्लेशन भी अप्लाई होनी है और क्वांटिटी चेंज भी अप्लाई होनी है। ये मैंने जो क्वेश्चन 3 में सिखाया है, ये वो वाली बात सिखाई है। जी बताइए। जैसे 480,000 तो मैंने यूज किया कि 100 यूनिट्स एक मिनट। अच्छा चलो डिवाइड बाय 100 तो वेरिएबल 4800 अब ये इंक्रीज हो रहा है 1.08% से, तो इसको 1.08 से मल्टीप्लाई किया तो आया 518। ये कर दिया आपने जी, और उसके बाद यूनिट्स भी इंक्रीज किया 5%, तो 105 into 5184 तो वो आता है 5। ठीक है, वो तो 105 ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने वो 2 जीरो निकाल के अलग कर लिए। ठीक है, सही है, लेकिन आप ना इस चीज को चलाएं, क्योंकि आगे सवालों में काम आनी है कि एक हमने अगर टोटल फिक्स चीज को बढ़ाना कम करना है तो उस पर सिर्फ इन्फ्लेशन का इफेक्ट आना है, लेकिन टोटल वेरिएबल अमाउंट के ऊपर यूनिट चेंज का भी इफेक्ट आना है और इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट आना है। ये चीज जरूरी है याद रखना, ये आगे सवालों में आपको ज्यादा होगा, इसका फायदा होगा। नहीं फिर तो हो नहीं रही ना चेंज, उसको हम ये तो नहीं कहेंगे क्वांटिटी चेंज का इफेक्ट नहीं आया, नहीं हो रही चेंज, लेकिन अगर क्वांटिटी चेंज हो रही होती तो इस पे फर्क क्वांटिटी चेंज का नहीं आएगा, इस पे आएगा। चले, एक तो ये बताना था, और फिर एक चीज, एक तो ये कैलकुलेशन लानी थी आपके सामने, और दूसरी एक चीज बतानी है, हाई लो मेथड। हाई लो मेथड सीवीपी के लिए जो उससे पहले कैलकुलेशंस करा रहा हूं ना, एक तो आपको ये चीज कंक्लूड करके देनी थी कि हम टोटल्स किसी एक साल की फिगर से अगले साल की फिगर भी प्रोजेक्ट कर रहे हुआ करेंगे, तो वहां पर ये काम की बात थी कि अगर सिर्फ इन्फ्लेशन की बात करें तो फिक्स कॉस्ट टोटल है जो इन्फ्लेट होती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है जो इन्फ्लेट होती है। एक ये बात की है, और दूसरी बात मैंने की है कि अगर हमने टोटल्स तो ही लेके आगे चलना है तो फिक्स कॉस्ट पे सिर्फ प्राइस चेंज आनी है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे प्राइस चेंज भी आनी है, क्वांटिटी चेंज भी आनी है, बस ये बताना था। हाई लो मेथड, ओवरहेड्स, इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल है फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल कह लें, यानी उसमें कुछ फिक्स पोर्शन भी हो सकता है, सैलरीज एंड वेजेस, ओवरहेड की बात कर रहा हूं। फिक्स्ड है कि सैलरीज एंड वेजेस, फिक्स्ड है कि इसमें वेरिएबल भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं भाई, कुछ वर्कर्स हो सकता है जो सपोर्ट पे आर्ली पे होते हो तो वेरिएबल भी हो सकते हैं, फ्यूल वेरिएबल है, रिपेयर मेंटेनेंस फिक्स्ड भी हो सकती है, हो सकता है कि सारा साल में कुछ 2 महीने ऐसे होते हो जहां पूरी होती हो मेंटेनेंस, और उसके अलावा ज्यादा चलाते होंगे तो मेंटेनेंस ज्यादा होती होगी। अब से ऑनवर्ड जो हम करने लगे ना, बल्कि अब से क्या मार्जिनल अब्जॉर्प्शन से ही ओवरहेड्स को हमने तोड़ दिया हुआ है, वेरिएबल और फिक्स अब अलग अलग किया करते हैं। तो कुछ ओवरहेड्स ऐसे हैं जो क्लियरली पता चल जाते हैं कि इनमें से वेरिएबल है कि फिक्स है, कुछ बड़ा गुचमुच किस्म के होते हैं। तो उसके लिए ना बुजुर्गों ने कुछ तरीके बनाए हुए, टोटल नहीं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट and total fixed cost for the period can be determined using some statistical methods from total costs.
पीरियड्स को बेस बना के, वो महीने भी हो सकते हैं, क्वार्टर भी हो सकते हैं, सवालों में साल भी हो सकता है, इसलिए मैंने पीरियड लिख दिया। कुछ पीरियड्स को यूज करके बुजुर्गों के बनाए हुए कुछ तरीके हैं, उन तरीकों का इस्तेमाल होता है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट अलग अलग तोड़ी जाती है। और इन तरीकों में से एक तरीका है हाइलो मेथड, ये सिखाने लगा हूं आपको। इसका एक आसान दर्जा है, थोड़ा सा मुश्किल दर्जा है। आसान अभी, मुश्किल कल। हाइलो मेथड की कैलकुलेशन आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, आसान सा है बहुत, ये एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये पहले कभी पढ़ा? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, कहाँ? क्यूएम में। क्या है ये? फार्मूला है। अरे वाह, वैसे फंक्शन होता है, फार्मूला नहीं होता, इसको फंक्शन कहते हैं। y क्या है इसमें? y क्या है? अच्छा चले, ये टोटल कॉस्ट को शो करता है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट को शो करता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये टोटल यूनिट। इसको कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं इसको, है जी। यानी अगर ए और बी की वैल्यूज रख लें तो इसको फंक्शन इसलिए कहते हैं कि एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएं तो टोटल वाई की वैल्यूज आती रहेंगी। कॉस्ट फंक्शन इसलिए कहते हैं कि इस फार्मूले से पता चल जाएगा अगर इतने एक्स बनाए तो टोटल खर्चा क्या होगा, अच्छा अगर इतने बनाए तो टोटल खर्चा क्या होगा, इसलिए इसको कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। तो इनमें से मैंने आपसे ए और बी पूछा है, मतलब अपने आपसे पूछा है, मैं बताता हूं। ए और बी फाइंड करना। ए क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट, और बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाई लो मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि हर महीने में जितने खर्चे हो रहे हैं उनमें फिक्स भी होंगे, वेरिएबल भी होंगे। अब पता नहीं कितने फिक्स्ड हैं, कितने वेरिएबल हैं। ये बुजुर्गों ने कुछ मेथड बनाए हुए, जिनमें से एक मेथड होता था लीनियर रिग्रेशन, पहले बहुत पहले, वो फिर कॉस्ट में से निकाल दिया। तो इनमें से एक मेथड होता है हाइलो मेथड। हाइलो मेथड ये कहता है कि हम इन सब में से दो एक्सट्रीम्स ले लेते हैं, हायर साइड और लोअर साइड ले लेते हैं। कौन सी हैं दो एक्सट्रीम्स? फेब और अप्रैल। इस गिवन डाटा में से हम दो एक्सट्रीम्स ले लेते हैं, और अगर 2 ही महीने का डाटा होता तो वही दोनों यूज कर लेते। इनमें से एक हाई है और एक लो है। हाई लो मेथड बता रहा हूं। जो हाई है यानी फेब, कितने यूनिट्स बने, कितना खर्चा हुआ। लो यानी अप्रैल, 220 बने और इतना खर्चा हुआ। अगर हर प्रोडक्शन लेवल पे खर्चा सेम हो रहा होता, यानी 24,500 24,500 24,500 24,500, तो फिर सारी की सारी कॉस्ट फिक्स्ड होती ना। तो अगर चेंज हो रहा है तो चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि वेरिएबल भी है। अब पता नहीं फिक्स्ड है कि नहीं, लेकिन वेरिएबल है। कैसे पता वेरिएबल है? क्योंकि चेंज हो रही है। इनका अगर हम ले लें डिफरेंस, इसका डिफरेंस 390, इसका डिफरेंस।
अब ये जो 390 डिफरेंस लिया है और इन कॉस्ट का डिफरेंस लिया है, इसकी इंटरप्रिटेशन समझिएगा। जिस महीने में 220 यूनिट्स बनाए थे, टोटल इतना खर्चा आया था। अच्छा, ये ना मैं आपको कॉन्सेप्ट दोबारा बता दूं, हमें इस चैप्टर में तो लाजमी, इससे पहले वालों में भी चाहिए होता था, इस चैप्टर में तो लाजमी चाहिए हुआ करेगा, बल्कि आप देखेंगे इस चैप्टर में तो सारी बहस ही वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की होगी। तो हमें इस चैप्टर में चाहिए हुआ करेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट। जैसे अगर मैं पिछले सवालों की बात करूं तो 3 लाख रुपए और 40 रुपए चाहिए हुआ करेगा, नहीं दिया सवालों में, तो फिर हमें हाई लो मेथड यूज करना पड़ा करेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले सिखा रहा हूं हाई लो मेथड क्या है। हाई लो मेथड यह है कि वो खर्चे जो फिक्स्ड भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, मतलब सेमी वेरिएबल, अगर उनमें से फिक्स्ड पोर्शन अलग और वेरिएबल पोर्शन अलग करना हो तो अलग करने के लिए बुजुर्गों के तरीके हैं। उन तरीकों में से एक हाई लो मेथड है। हाई लो मेथड जिस बुजुर्ग ने बनाया, उन्होंने कहा कि आप एक डाटा, कुछ गुजरे हुए महीनों का कोई सा भी डाटा लें, जिनमें से 2 एक्सट्रीम्स ले लें, एक हाई एक लो। अब इसकी इंटरप्रिटेशन समझिएगा। जिस महीने में 220 यूनिट्स बने थे, टोटल इतना खर्चा आया था, वेरिएबल भी होगा फिक्स भी होगा। जिस महीने में 610 यूनिट्स बने थे, इतना टोटल खर्चा आया था, वेरिएबल भी हो सकता है फिक्स भी हो सकता है। इस महीने में इससे ज्यादा खर्चा क्यों आया? इस महीने में जितना खर्चा आया था, इसमें ज्यादा क्यों आया? क्योंकि यूनिट ज्यादा बने ना, तो जितना ज्यादा आया वो सारा वेरिएबल ही हुआ या नहीं? यानी 390 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने के लिए इतना एक्स्ट्रा खर्चा आया, जो कि सारा का सारा वेरिएबल है। पर यूनिट कितना? दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इसका आंसर जो आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। कितना? 25। ये मिल गया इसमें से क्या मिल गया? ये बी मिल गया, बी। अब इस 25 को इन दोनों में से जिसमें मर्जी यूज कर ले, मैं दोनों में यूज करके दिखाता हूं। इस बी को मैं दोनों में यूज करता हूं। इसकी इक्वेशन की फिगर्स बनाए, क्या बनी इसकी? y कितना है? 30250 इज इक्वल टू a कितना है पता नहीं, प्लस b कितना? 25, x कितना? 610। यहां से आप फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लेंगे 15,000, और चाहें तो दूसरे वाले में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका y क्या है? a पता नहीं, प्लस b कितना? इंटू x कितना? 220। यानी साइमल्टेनियस नहीं, साइमल्टेनियस ए और बी दोनों सॉल्व कर लें। वो हो सकते हैं अगर वो ना हो जो कल बताऊंगा। और दूसरा, अगर सवाल ढंग से बनाया हो तो साइमल्टेनियस से सॉल्व हो जाएंगे। हाई लो मेथड का फार्मूला तरीका दोबारा बता रहा हूं। गिवन डाटा में 2 एक्सट्रीम्स लें, दोनों एक्सट्रीम्स की टोटल कॉस्ट का डिफरेंस लें, टोटल क्वांटिटी का डिफरेंस लें, डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड कर दें, पर यूनिट वेरिएबल आ जाएगा। और अब उसको इन दोनों में से किसी की भी इक्वेशन में डाल दें तो फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। ये है हाई लो मेथड का आसान सिनेरियो। ये कल है, इसका जवाब है कल। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।